देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा ही। जैसे ही आपका रुपया जो है वैल्यूएशन उसका डाउन होगा, डॉलर महंगा होगा, तो इंपोर्ट आपका महंगा होगा, और जब इंपोर्ट आपका महंगा होगा तो चीजें महंगाई में कन्वर्ट होंगी। तो यह जो आपको इफेक्ट आपको दिखेगा वो चालू खाते के घाटा से लेकर महंगाई के रूप में दिखेगा। और इस महंगाई के इफेक्ट कई जगह है। जहां जहां आपका डॉलर आउटफ्लो होगा वहां वहां ये हिट होगा। जैसे आप एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो स्कूल फीस आपकी महंगी होगी। आप ट्रेवल के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो महंगा होगा। अगर आपने किसी चीज का पेमेंट भारत के बाहर किसी को किया है वो महंगा होगा। तो इस जहां जहां आपका डॉलर आउटफ्लो है, जहां जहां हिट करेगा वो सारी चीजें महंगी होंगी। चाहे वो गैस का पेमेंट आप करो, चाहे ऑयल का पेमेंट करो, आप चाहे मेटल का पेमेंट करो, जो और ये सब चीजें महंगी होंगी। तो कुमुलेटिव इफेक्ट इंडिया में इससे कनेक्टेड। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी होंगी। स्टील महंगा होगा तो स्टील से बनने वाली सारी चीजें महंगी होंगी। तो ये महंगाई पे आपको इफेक्ट इसका दिखेगा आपको। क्या दुनिया और देश मंदी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, मंदी पे बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कोरोना से कारण ट्रांजैक्शन की साइज घट गई थी। बहुत से लोगों ने अपने हाथ रोक लिए थे। कई देशों में लॉकडाउन था। इस लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन पूरी दुनिया की प्रभावित हो गई। रूस यूक्रेन में जो काले सागर पे प्रतिबंध पड़ा है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है रुक गए। गैस और ऑयल की सप्लाई पे असर पड़ा है। बहुत से छोटे देशों के पास खाद्यान्न की सप्लाई पे असर पड़ा है। तो जब भी सप्लाई चेन बाधित होता है और हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक अगर नीचे के ट्रेंड में है तो बोला जाता है टेक्निकली कि मंदी आ गई। जबकि हमें पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि सौदों की संख्या घट गई है। लोग जो है खरीदी कम कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के कारण और इसके कारण रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जीडीपी के आंकड़े जो है लगातार घटने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये स्थिति बनी रही तो दुनिया में भी मंदी आएगी। चूंकि हमारा भारत नोटबंदी के बाद डिजिटल इंडिया बहुत तेजी से बढ़ा है और हम ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं। अभी हमने देखा कि 84% हम डिजिटल पेमेंट किए हैं पिछले माह में। तो अगर हम जितना डिजिटल इकोनॉमी से कनेक्ट होंगे उतना ही हम ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट होंगे, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमी बैंकों के थ्रू भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो जितना हम पैरेलल इकोनॉमी छोड़ेंगे, समानांतर इकोनॉमी छोड़ेंगे, कैश इकोनॉमी छोड़ेंगे, डिजिटल इकोनॉमी में जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी में जाएंगे, तो आप पूरे ग्लोबल सिस्टम से जुड़ गए ना। तो जब ग्लोबल मंदी आएगी तो आप भी बच नहीं सकते। इसलिए ये कहना कि भारत बच जाए, भारत पे असर आएगा लेकिन दुनिया के मुकाबले कम आएगा, क्योंकि इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो है इकोनॉमी थोड़ी बहुत पैरेलल इकोनॉमी भी है। लोगों में बचत की परंपरागत आदत है। विदेशों में खर्च की इकोनॉमी है। लोग कमाते हैं और खर्च कर डालते हैं। यूरोप में आप देखेंगे खर्च की इकोनॉमी है। कोई घर भी नहीं खरीदना चाहता है। कुछ लोग तो जीवन भर किराए पे रहते हैं, होटल में रहते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉपर्टी होल्डिंग भी है, थोड़ी गोल्ड होल्डिंग भी है। लोग बचत भी करते हैं। तो ये जो परंपरागत भारत की सनातन अर्थशास्त्र की व्यवस्था, ये थोड़ा सा भारत को दूसरे देशों के मुकाबले कम मंदी का असर लाएगी, लेकिन लाएगी जरूर। बातें बताएं जो संकेत दे रहे हो कि मंदी तो आ रही है। देखिए, अभी आपने देखा कि जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो घट के 6.5% वर्ल्ड बैंक ने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसको लगता है कि भारत में सौदों की साइज घटने वाली है। तो मंदी आने का जो पहला चीज हमने बताया कि जब सौदों की साइज घटती जाती है तो मंदी आती है। तो अगर वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी का फोरकास्ट 6.5% पे किया है, घटाया है, विकास दर भी लोग घटा रहे हैं, इसका मतलब ये मंदी का संकेत है। दूसरा मंदी का संकेत आपने देखा कि जो डॉलर और रुपए का चल रहा है, ये भी आपका देखकर रुपया जितने नीचे जा रहेगा वो मंदी का आपका संकेत है। तीसरा जो है महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ना भी जो है मंदी का संकेत है। मंदी का संकेत एक और है, अगर नौकरियां कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के हाथ में इनकम कम आ रही है, लोगों का प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, ये भी मंदी का संकेत है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें ओवरऑल अगर गरीबी बढ़ रही है, लोग परेशान है, लोगों के कर्जे डिफॉल्ट हो रहे हैं, कर्जों का डिस्बर्समेंट ज्यादा नहीं हो रहा, तो भी मंदी का संकेत है। ये सब मिला के जो है 4-5 जो है ये मेजर रीजन है जो मंदी के संकेत दिखाते हैं। सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि लोग अपना हाथ खींच ले खरीदने से। लोगों को खरीदने के प्रति सोचना पड़ेगी। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पास बचत ही नहीं है। तो ये जो लोगों का खरीदी से हाथ खींचना, ये सबसे बड़ा संकेत है। बाकी तो आपका टेक्निकल संकेत है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडिकेटर घटा दिया, उसने ग्रोथ फोरकास्ट का, महंगाई बढ़ रही है, रुपया घट रहा है, आपका पर कैपिटा इनकम लोगों की कम हो रही है, गवर्नमेंट की कम हो रही है, डॉलर बैंक अपना घट रहा है। ये सारे रीजन तो मंदी के ही रीजन है। तो दुनिया में मंदी और कमजोर अर्थव्यवस्था का क्या सीधा असर होगा? सीधा असर यही होगा कि देखिए गरीबी बढ़ेगी, अगर ये महंगाई बढ़ेगी और ये लंबा चलेगा, 2 साल तक चलेगा, क्योंकि इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब कनेक्टेड हो गई है। अब हर कंट्री आइसोलेशन में नहीं जी रहा है
ऑयल एंड गैस के प्राइस बढ़ेंगे। अभी ओपेक कंट्रियों ने, आप देखा, ओपेक प्लस कंट्रियों ने बोला बढ़ाने के लिए। तो ये इफेक्ट जो है 2 साल तक चलेगा और एक साइकिल होता है। जब ये चीजें कम होती हैं तो फिर धीरे धीरे जो डिमांड एंड सप्लाई की साइकिल फिर से रिक्रिएट होती है, फिर वो जो अपने पुराने जगह पे आती है। तो 1.5-2 साल तक इस साइकिल का प्रभाव रहेगा, पूरी दुनिया में मंदी छाएगी। ये तब बोल रहा है जब हम ये मान के चलते हैं कि 5-6 महीने में रूस यूक्रेन की लड़ाई जो है बंद हो जाएगी। अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई अगर और लंबा चली, जैसा कि अभी आपने परमाणु बम का भी वो आ रहा है कि वो परमाणु बम का हमला हो सकता है, तो ये 2 साल का जो पीरियड है ये 3 से 4 साल भी जा सकता है, क्योंकि दुनिया को रिकवर होने में टाइम लगेगा। ये जापान, यूक्रेन का जो लोकेशन है वो जापान का लोकेशन नहीं है, बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ब्लैक सी पे बसा हुआ वो देश है जहां से सबसे अधिक अनाज की सप्लाई होती है। अनाज सबसे अधिक रूस और यूक्रेन से दुनिया को जाता है। अगर रूस और यूक्रेन इस युद्ध में तबाह हो गए तो दुनिया में, खासकर अफ्रीकी देशों में अनाज की सप्लाई कैसे होगी? तब अनाज महंगा होगा, तब खाना महंगा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा संकट है। ये जो हमने 2 साल बोला है, ये रूस यूक्रेन के 6 महीने के युद्ध के हिसाब से बोला है। अगर युद्ध लंबा चला तो संकट 4 साल तक जा सकता है। महंगाई की मार, रेपो रेट बढ़ रहे हैं, लोन महंगा हो गया है, खाने पीने का सामान बढ़ गया है इत्यादि। क्या वजह है? ओवरऑल इसे देश के आम लोगों से जोड़ा जाए तो कैसे असर करेगा इन बिंदुओं को? इन सब चीजों को देखते हुए रिजर्व बैंक लगातार प्रोएक्टिव एक्शन ले रही है और उसके प्रोएक्टिव एक्शन लेने का जो मुख्य कारण आप देख रहे होंगे कि लगातार रेपो रेट जो है वो बढ़ा रही है, क्योंकि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक ने उसने भी रेपो रेट बढ़ाया। उस रेपो रेट बढ़ने के कारण डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स जितने हैं उसकी वैल्यू बढ़ गई। जब डॉलर महंगा होता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डॉलर में ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो सब लोग जब डॉलर की तरफ झुक रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उन्होंने मार्केट में डिपॉजिट्स का रेट बढ़ा दिया, लोग डिपॉजिट्स में पैसा डालें, प्लस करेंसी की सप्लाई कम करने की बेसिकली कोशिश किया है। लोन महंगा किया है। लोन महंगा होने से क्या होगा कि लोग लोन लेना कम चालू करेंगे, लोन कम लेंगे। दूसरा, ईएमआई के थ्रू जो है बैंकों के पास पैसा ज्यादा बढ़ेगा, मार्केट में करेंसी की शॉर्टेज आएगी। जब करेंसी की शॉर्टेज आएगी तो फिर से करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। तो आर्टिफिशियली करेंसी की डिमांड बढ़ाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। तो भारत इस तरह के मेजर्स ले रहा है। महंगाई के कारण जो है, ये रेपो रेट बढ़ने के कारण किस्त जो है वो महंगी होगी, महंगाई थोड़ी घटेगी, लेकिन इसका डिफरेंस जो आप देखेंगे, बहुत से लोगों की किस्त ज्यादा बढ़ रही है और महंगाई जो है उनका जो असर है उसका फायदा कम हो रहा है। ये डेफिसिट लोगों को परेशान करेगी। दूसरा जो है, भारत के जितने भी बड़े व्यापार है जिनका इम्पोर्ट बिल ज्यादा है, भारत वैसे भी इम्पोर्टिंग कंट्री है, उनका इम्पोर्ट का जब वैल्यू बढ़ेगा और अगर उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो उनके बैलेंस शीट में लॉस आएगा। जब उनके बैलेंस शीट में लॉस आएगा तो अगली तिमाही का जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो शेयर मार्केट के रिजल्ट आप देखेंगे फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो नेगेटिव सेंटिमेंट का निर्माण होगा। ये सब सारे प्रभाव आपको इसके कारण दिखेंगे। बाकी महंगाई है और बाकी चीजें तो हाई है, प्रति व्यक्ति आय घटेगी, जीडीपी घटेगा, ये सारी चीजें घटेगी, क्योंकि जब भी कुछ स्लो डाउन होगा तो आप समझिए कि मंद हो गए आप। तो जब आप मंद हो गए तो सब कुछ मंद होगा, आपकी कमाई से लेकर आपका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ मंद होगा। बहुत शुक्रिया पंकज जी। वर्ल्ड करेंसी रिजर्व में 1 लाख करोड़ डॉलर की कमी है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 96 अरब डॉलर का घाटा। क्या वजह मानते हैं इसे? देखिए, ये अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि दुनिया भर की करेंसी में $1 ट्रिलियन की गिरावट दर्ज की गई और 12 लाख करोड़ तक वो पहुंच चुका है। और भारत का भी जो 96 अरब डॉलर की जो फॉरेन रिजर्व है डॉलर का, वो घटा है और वो 538 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसका अगर मुख्य कारण आप जानना चाहेंगे तो आप देख रहे होंगे कि डॉलर के मुकाबले दुनिया भर की करेंसियों की वैल्यू गिर रही है और हमारे पास डॉलर के अलावा डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स भी हैं। तो हमारे जितने डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं, जैसे यूरो है, येन है, बहुत सारी करेंसियों के भी एसेट्स हैं हमारे, उनका वैल्यूएशन भी डाउन हो गया, क्योंकि डॉलर के सापेक्ष जो है उनका वैल्यूएशन गिर रहा था। अगर हमने डॉलर के अलावा किसी चीज की कोई एसेट्स रखा, फॉरेन एसेट, तो उसकी भी वैल्यू डाउन होगी। तो उसका वैल्यूएशन जब डाउन होगा तो हमारा जो डॉलर रिजर्व का वैल्यूएशन डाउन होगा। इसके अलावा जो है पूरी दुनिया में जो डाउनफॉल हो रहा है 1 लाख करोड़ का, उसका कारण भी यही है कि डॉलर मजबूत हो रहा है और दुनिया की करेंसी जो है डाउन हो रही। तो उनका जो रिजर्व का वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन एक मेन रीजन है डॉलर के मजबूत होने और दुनिया भर की करेंसियों के कमजोर होना। तो वैल्यूएशन एक रीजन है। दूसरा, भारत में हमेशा जो है आयात बिल जो है हमारे निर्यात बिल से ज्यादा रहा है, तो हमेशा जो है डॉलर का आउटफ्लो जो है इनफ्लो से ज्यादा है। तो जब आउटफ्लो ज्यादा रहेगा तो हर महीने आपको डेफिसिट होना होगा और बहुत सारे तरीकों से आप देखेंगे कि इसको कम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। तीसरा कारण जो है आपका, आपने देखा होगा कि मार्च में जो है रिजर्व बैंक ने $20 अरब बेचा,
और जुलाई में भी उसने 13 अरब डॉलर बेचा। रुपए को कंट्रोल करने के लिए, रुपए का डाउनफॉल को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने जो है मार्केट में डॉलर बेचकर रुपए की मांग को बढ़ा रहा ताकि रुपया उतना डाउनफॉल 89 का लेवल मेंटेन करे। अभी फिलहाल 82 पे गया। तो डॉलर का अगर आप अपने रिजर्व से बेचेंगे, आपका डॉलर का आउटफ्लो हमेशा इनफ्लो से ज्यादा रहेगा। दूसरा, आपके पास जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू अगर डॉलर की मजबूती का उनका वैल्यूएशन डाउन रहेगा तो आपका भी जो रिजर्व है उसका वैल्यूएशन कम होगा। ये 3 कारण से जो हमने बताया, और दुनिया भर के भी यही कारण है। तो ये कारण है गिरने का। अब इसका उपाय यही है कि आप डॉलर को कितना स्थानापन्न कर सकते हैं। जैसे अभी भारत ने रुपए में सेटलमेंट की घोषणा की। रसिया के साथ अगर हम अपने ट्रांजैक्शन, ऑयल एंड गैस के हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, तो अगर हम डॉलर की जगह रुपए में पेमेंट सेटल करें, ईरान में हम जो रुपए में पेमेंट सेटल करें, हम डॉलर के स्थानापन्न की जितनी हम व्यवस्था करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। अदरवाइज ये गिरावट जो है आपको इस जो वैश्विक हालात बने हुए हैं, ओपेक प्लस देशों ने जैसे तेल और गैस के दाम बढ़ाए हैं, तो सबसे बड़ा पेमेंट भी हमारा आयात का यही है। तो हमारा डॉलर का आउटफ्लो हमेशा इनफ्लो से ज्यादा रहेगा और इस तरह की खबरें आपको आती रहेंगी। बेसिकली जो हमारा डॉलर का रिजर्व है आयात कवर करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर आयात का बिल ही बढ़ता गया डॉलर के वैल्यूएशन मजबूत होने के कारण, तो गिरावट ऐसे आपको मिलती रहेंगी।